सो हेलो गाइस, दिस शुभम शर्मा, थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट एट एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो यार, मैं इस चैनल पर अब एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसका मेन मोटो यही है, जिसका मेन यहाँ का आज का टारगेट यही है कि आपके मॉक टेस्ट में 20 से 40 मार्क्स जो है इंक्रीज कैसे कराएं। तो इसमें मैं आपको बहुत सारी टिप्स देने वाला हूं कि आपके मॉक टेस्ट में 20 से 40 मार्क्स इंक्रीज कैसे होंगे, कहाँ से होंगे, क्या क्या चीजें पढ़ने से होंगे, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है आपको मॉक टेस्ट देने टाइम। ये सारी चीजें जो मैं आप आज डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक मेंटरशिप लेकर आया हूं जो कि बिल्कुल फ्री है 10 तारीख तक। तो 20 बच्चे उसमें एनरोल ऑलरेडी हो चुके हैं और मेरा जो टोटल टारगेट है वो केवल 50 बच्चों का है उस मेंटरशिप में लेने का बच्चों को। तो जल्दी से जाओ यार, गूगल फॉर्म को फिल करो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर आपको डाउट्स है, कोई चैट बॉक्स चैट्स, देखो मेंटरशिप में जो है गूगल मीट सपोर्ट है और चैट सपोर्ट है। बाकी टेलीग्राम चैनल जो है वहां पर आप कभी भी जाकर, दिन रात कभी भी जाकर अपने डाउट्स को जो पूछ सकते हो। उसका आंसर मैं पूरा 24/7 दे रहा हूं उधर। और बहुत सारा जो फ्री मटेरियल उधर पड़ रखा है टेलीग्राम चैनल पर, तो उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जल्दी से यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। बाकी यार, मेंटरशिप प्रोग्राम जो मैं फ्री लेकर आया हूँ 10 तारीख तक, उसको जल्दी से ज्वाइन करो क्योंकि 10 तारीख के बाद जो है वो पेड होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार उस चीज को आप जो एक्सपीरियंस कर लो और जल्द से जल्द उसको ज्वाइन करो। बाकी यार, इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो ये वीडियो जो है, ये है अंजाम सीरीज की तीसरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि आप मॉक टेस्ट के दौरान 20 से 30 मार्क कैसे बढ़ा सकते हो। आप किन किन चीजों का ध्यान रखते हो मॉक टेस्ट के टाइम, या आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मॉक टेस्ट देने टाइम, जिससे आप 20 से 30 मार्क्स मॉक टेस्ट में बढ़ा सकते हो। तो इसमें हम बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे हर एक चीज के बारे में, जिन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जिन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप मॉक टेस्ट देते हो। लाइक आप मॉक टेस्ट देने टाइम क्या स्ट्रेटेजी रहती है आपकी, आप तीनों सब्जेक्ट का क्या ऑर्डर में अटेम्प्ट करते हो मॉक टेस्ट को, और मॉक टेस्ट देने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम हर चीज के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे दो चीजों के बारे में डिस्कशन करूंगा। लाइक सबसे पहली चीज होगी जो प्रैक्टिकल थिंग्स हमारी होती है जब हम मॉक टेस्ट देते हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती है मॉक टेस्ट देने टाइम, एनालिसिस हमें किस तरीके से करना चाहिए हमारे टेस्ट का। तो ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिकल थिंग में आता है। तो मैं आपसे पहले प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करूंगा, फिर उसके बाद इम्प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करूंगा। यानी कि ये तो हमारी स्ट्रेटेजी और एनालिसिस तो एक अलग चीज रही, लेकिन बाकी चीजें, हमारा एनवायरनमेंट हमारे अराउंड कैसा रहता है जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, कोई डिस्टरबेंस हमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि जब आप रियल टाइम एग्जाम दोगे तो वहां पर जो आपको बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस मिलेगा, बिल्कुल शांति मिलेगी। तो उसी तरीके का एनवायरनमेंट आपको अपने घर में भी बनाना पड़ेगा अगर आप मॉक टेस्ट देते हो। तो इन सारी चीजों पर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और एंड बिलीव मी, अगर तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो तुम्हारे मॉक टेस्ट में जो है 20 से 40 मार्क्स बढ़कर ही आएंगे अब से। बस तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। बाकी मैं इस वीडियो को आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि हम इस वीडियो में अब किन किन चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम तीन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सपोज करते हैं कि पहला स्टूडेंट ऐसा है जिसकी 30% सिलेबस जो कंप्लीट हो चुका है। बाकी एक सेकंड स्टूडेंट ऐसा है जिसका 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एंड थर्ड स्टूडेंट जिसका 70% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो हम तीनों स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी एक बनाकर चलेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे कि हमें क्या मॉक टेस्ट देने चाहिए, कैसे देना चाहिए। बाकी उसके बाद हम मॉक टेस्ट देने से पहले हमें क्या क्या चीजों को पढ़ना चाहिए, हमें किन किन चीजों को रिवाइज करना चाहिए, कौन से फॉर्मूलाज हैं जिनको हमें मॉक टेस्ट देने से पहले एक बार देख लेना चाहिए कि मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं तो चलो कुछ रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम पूरा 100% होकर अपना मॉक टेस्ट देंगे। और और ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, जिनसे हमारी जो फ्यूचर में मॉक टेस्ट है उनमें मार्क्स हमारे डिक्रीज ना हो। यानी कि हमने अभी एक मॉक टेस्ट दिया तो उसके बाद हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लाइक कौन से क्वेश्चन में गलती हुई है तो हम उसको एनालाइज कैसे करें, उसको फिर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कैसे करना है, उसको फॉर्मूला कैसे देखना है। तो फिर अगर आप एक बार ये कर लेते हो, मॉक टेस्ट देने के बाद इन चीजों का ध्यान रखते हो, तो अगली बार जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो उसमें अगर सेम क्वेश्चन रिपीट होता है या फिर उसके मिलता जुलता कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो आपका सही क्वेश्चन हो जाएगा और बाकी आपके 4 नंबर तो यार ऐसे ही बढ़ जाएंगे अगर एक क्वेश्चन को आपने देख लिया जो पिछले मॉक टेस्ट में गलत हुआ था। बाकी हम बात करेंगे हमें किस ऑर्डर में जो है मॉक टेस्ट देना चाहिए, यानी कि पीसीएम में से कौन से सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, अभी ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि आपको क्या ऑर्डर में जो है एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, और रियल में भी जो एग्जाम देने जाओगे तो आपको ऑर्डर भी यही रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप केमिस्ट्री को आधे घंटे में कंप्लीट कर दो। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप उनको एक बार देखते ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसके क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव रह सकते हैं, क्योंकि यार उसमें जो आपको बहुत सारी रिएक्शंस याद करनी होती हैं एक सेम टाइम पर, और क्या आपका प्रोडक्ट बन रहा है, कितने सारे पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। तो इन सारी चीजों को करते टाइम थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन बाकी केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आप
आंसर आपको क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर समझ में आ जाएगा। तो अगर मेन टारगेट ये रहना चाहिए कि आप केमिस्ट्री को जो है पहले आधे घंटे में कंप्लीट कर दो। उसके बाद फिजिक्स पे आप जंप करो, जिसको आप 1 आवर में कंप्लीट करने का ट्राई करो। एंड देन मैथ्स जो है उसको 1.5 आवर दो ही दो, क्योंकि मैथ्स एक बड़ा सब्जेक्ट है और अगर आप उसमें से केवल 10 क्वेश्चंस को ही टारगेट करने जाओगे फिर भी आपको 1.5 आवर लगेगा ही उन क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन वहां पर इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि आपको इतना टाइम स्पेन तो उसको देना ही पड़ेगा। तो अब हमने जो 3 कैटेगरीज डिवाइड करी थी स्टूडेंट्स की, अब उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आता है ऐसा स्टूडेंट जिसका 30% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप मॉक टेस्ट देते हो, तो मान के चलिए आपने 30% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट किया ही है। तो सबसे पहले अगर आपके सामने वो क्वेश्चन आता है जो आपने चैप्टर पढ़ रखा है, उससे डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट करने जाओ। अगर जो आपने चैप्टर नहीं पढ़ रखा उसका क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो आपको उसको फर्स्ट टाइम में स्किप कर देना है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा अगर आप उसमें थोड़ा भी ट्राई करने की कोशिश करोगे। अगर आपका गलत ही हो गया ना वो क्वेश्चन, तो आपको नेगेटिव मार्किंग ही मिलने वाली है, ऊपर से आपका टाइम और वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं फैमिलियर उन्हीं पर उसी को ट्राई करो, बाकी क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना है। बाकी अब आपने सिर्फ 30% सिलेबस कंप्लीट किया, तो इसके लिए जो क्वेश्चंस होंगे पेपर में वो भी कम ही रहेंगे, लाइक 75 क्वेश्चंस आपको टोटली करने होते हैं। तो अगर आपने 30% सिलेबस कंप्लीट किया है तो अराउंड 30 क्वेश्चंस होंगे जो आपको क्वेश्चन में लगेंगे कि हाँ आप इनको कर सकते हो। तो इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको भी पता है कि आपका काफी टाइम बचने वाला है एग्जाम में। तो अब ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप 70% से ज्यादा श्योर हो कि हाँ इसमें जो मैं आंसर प्रेडिक्ट कर रहा हूं तो ये मेरा क्वेश्चन सही हो ही जाएगा, तो उन्हीं क्वेश्चन को आप ट्राई करने जाओ। बाकी अगर आपको लगता है कि 70% से भी कम चांसेस हैं इस क्वेश्चन को सही होने के, तो आप उस क्वेश्चन में तुक्का मत मारो, सीधी बात है, क्योंकि आपकी फिर नेगेटिव मार्किंग जाएगी और मार्क्स भी आपके जो है 30 क्वेश्चन भी अगर आप सही करके आते तो 120 मार्क्स आने हैं, तो वो भी मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप 30 क्वेश्चन जो है उनको तो प्रॉपरली करो, उसके बाद 70% प्रेडिक्शन जो है आप लगाओ, और इससे कम पर चांस बिल्कुल नहीं लेना है तुम्हें। बाकी जब आप एक टेस्ट कंप्लीट कर दो उसके बाद आपको एनालिसिस करना है उसका काफी अच्छे से, यानी कि जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उनको लेकर बैठो। अगर आपके क्वेश्चंस उन चैप्टर्स में से गलत हुए हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो उसका कॉन्सेप्ट जो है फिर से रिवाइज करने को जाओ। बाकी ऐसे क्वेश्चन जो ऐसे चैप्टर से गलत हुए हैं जो आपने पढ़ नहीं रखे थे, अगर उन क्वेश्चंस में जो है फॉर्मूला डायरेक्टली लग रहा है, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर वो आया है, तो उस चैप्टर के फॉर्मूलास आप रिवाइज कर लो। यानी कि उस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगा था, डायरेक्ट फॉर्मूला जो लगा था, उसको एक बार समझ लो, ताकि ऐसा हो कि अगर आपके रियल टाइम एग्जाम में या फिर अगले मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन फिर से आ गया, तो आप उस चैप्टर के उस क्वेश्चन को तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के कर ही लोगे। बाकी 3-4 बार अगर वो क्वेश्चन रिपीट होता है या फिर उसके तरीके के उसी चैप्टर में से उसी तरीके के और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको ऐसा भी चांसेस है कि वो पूरा चैप्टर ही आपको समझ में आ जाएगा जब आप एग्जाम देने जाओगे रियल में, क्योंकि आप इतने मॉक टेस्ट दे चुके होगे। तो उस चैप्टर के काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने और एक एक करके अगर आप फॉर्मूला याद करोगे तो वो चैप्टर भी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया टेक्निक है 30% सिलेबस कंप्लीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि जो क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है आप उसको भी एक बार देख लो अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो। तो अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने 50% या उससे ज्यादा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो जो मैंने अभी 30% कंप्लीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए चीजें बताई थी, तो सबसे पहले वही यहाँ पर अप्लाई होती हैं कि आपको उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिनके चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप 70% चांसेस हैं आपके उस क्वेश्चन को सही करने के, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि 70% जो है मेरा इसमें आंसर श्योर है या फिर करेक्ट हूं मैं, तो उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो। बाकी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप तुक्का मारने जाओगे तो चांसेस ज्यादा हैं कि यार गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। बाकी जिसमें आप 50 या 70% श्योर हो थोड़ा बहुत कि हाँ इसका मेरा जो आंसर है मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो शायद मेरा सही हो सकता है, तो आप जरूर उसको टिक कर दो, लेकिन उसको बिल्कुल लास्ट में टिक करना है एग्जाम के। अभी जो आपके पास टाइम है उस टाइम में आपको उन क्वेश्चंस को करना है जो इनके चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं। सबसे अच्छी चीज आपके लिए यही रहेगी। बाकी ऐसे क्वेश्चन जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, अगर आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया तो एग्जाम के बाद उसको देखो, उसके चैप्टर के थ्रू आप उसका फॉर्मूला रिवाइज कर लो, और रिवाइज करने के बाद अगली बार जब फिर से वो आता है तो उसको तुम अटेम्प्ट करो बिल्कुल। बाकी थोड़ा ट्राई कर सकते हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उनके आपको ऑलरेडी 50% सिलेबस जो कंप्लीट हो रखा है। बाकी जो फॉर्मूला शीट मैंने अपने ग्रुप में भेज रखी है, उस फॉर्मूला शीट के थ्रू आप सारे चैप्टर्स के जो है एक एक फॉर्मूला के थ्रू आप गो थ्रू हो और उनको सारों को याद कर लो यार, क्योंकि आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 50% ऐसा है जो आपने नहीं कंप्लीट किया है। तो उन 50% सिलेबस में से भी 30% चैप्टर्स
जो है उनके फॉर्मूला सिर्फ आप याद कर लो, उससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। अराउंड 30 से 40 मार्क्स का बेनिफिट तो आपको रहने वाला है। और अगर आपके 150 मार्क्स आ रहे हैं तो वहीं आपके 180 या 190 मार्क्स भी आ सकते हैं। आप 99 परसेंटाइल की तरफ भी जा सकते हो अगर आपने केवल फॉर्मूलाज याद कर लिए, क्योंकि फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। एंड सेम विद मैथ्स, कुछ चैप्टर में मैथ्स के ऐसा है कि आप अगर फॉर्मूला याद कर लेते तो आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, और आप क्वेश्चन भी जो है इजीली कर पाओगे। एंड सेम विद केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स और इन सारे चैप्टर्स में से आपको फॉर्मूला काफी ज्यादा याद करने होते हैं, उनको समझना होता है। तो मेन चीज फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूला कर लेते हो तो आपके 30 to 40 मार्क्स इजिली इंक्रीज हो जाएंगे किसी भी मॉक टेस्ट में। और बाकी जब आप ये सारी चीजें करोगे ना, तो अभी आपका 50% सिलेबस कंप्लीट है। धीमे धीमे जब आप 20 दिन बाद एग्जाम देने जाओगे रियल में जेईई मेंस का, तो हो सकता है कि आप 50 से लेकर 70% पे आप सिलेबस कंप्लीशन में पहुंच जाओ। यानी 50% अभी कंप्लीट है, तो फॉर्मुला रिवीजन के बाद और शॉर्ट नोट से रिवाइज करने के बाद हो सकता है कि 20% सिलेबस आपका और कंप्लीट हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप मॉक टेस्ट देते हो। तो अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिनका 70% से ज्यादा सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आपको जो है 70% सिलेबस आपको कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे चैप्टर्स जिनका आपका क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहा है सामने, उसको अटेम्प्ट करो। बाकी ऐसे क्वेश्चंस जो जिनके चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े हैं, तो उन पर भी थोड़ा बहुत हाथ पैर आप मार सकते हो, क्योंकि आपका ऑलरेडी 70% सिलेबस कंप्लीट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस चांसेस है कि आप सही ही करोगे, तो इसलिए आप तुक्के भी मार सकते हो कुछ यार। तो इससे क्या है, अगर आपको सही होता है तो 4 मार्क्स जो है आपका उसका बेनिफिट रहेगा। बाकी अगर गलत होता है तो -1 मार्किंग रहेगी। तो आपको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने 70% ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो आप इतना तो चैप्टर जो आप इतना तो मार्क्स स्कोर कर ही लोगे कि 1 या 2 मार्क्स आप अफोर्ड कर सकते हो माइनस में जाना ड्यूरिंग द एग्जाम। बाकी ऐसे क्वेश्चन जिनमें आप बिल्कुल श्योर नहीं हो, यानी कि आपने पहली बार वो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आते हुए देखा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी छूना नहीं है, क्योंकि इसमें तो देखो आपको भी पता है कि -1 मार्क्स होना ही होना है। और फालतू में तुक्का मारने की कोई जरूरत है नहीं। अगर आप थोड़ा 20% या 30% श्योर हो उस चीज में, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करोगे। लेकिन अगर फालतू में आप तुक्का मारने जा रहे हो, तो ये 1 मार्क भी जो है 1000 रैंकिंग को नीचे कर देगा आपकी। इसलिए आपको तुक्का नहीं मारना है ऐसे बिना देखे। अगर आप थोड़ा बहुत श्योर हो तभी उसमें तुक्का भी चलाना है। बाकी ये तो हुआ एग्जाम के टाइम की बात। अब एग्जाम के बाद आपको एनालिसिस भी करना है उस टेस्ट का। तो जिन क्वेश्चन में आपने जो चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आपको गलत होता है, तो उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करो कि आपकी कहाँ गलती हुई, वो प्रेशर के दौरान आपकी गलती हुई या फिर आपका कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल गड़बड़ है, तो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा जाके क्लियर करो, फॉर्मुलाज को रिवाइज करो, उसके बाद फिर से मॉक टेस्ट देने बैठो। अगर फिर से वो चीज गलती हो रही है, यानी कि तुम प्रेशर के अंडर आकर उस चीज को सही नहीं कर पा रहे हो, इसलिए अपने आप को इस सांचे में डालो कि आप मॉक टेस्ट के टाइम जो है आपका प्रॉपर जो फोकस है वो क्वेश्चन पे रहना चाहिए, ना कि इधर उधर की चीजों पर। क्योंकि प्रेशर तभी आता है जब हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। अगर हम रिजल्ट के बारे में ना सोचें और जो प्रोसेस है अगर हम उस पर ध्यान दें, तो हमारे जितने भी प्रेशर है हमारे ऊपर से वो हट जाता है और 100% हम अपना दे पाते हैं। इसलिए आपको 3 मॉक टेस्ट हर दिन देने ही देने हैं। अगर आप 3 मॉक टेस्ट हर दिन दोगे तो आपको इस चीज की आदत हो जाएगी। मॉक टेस्ट देने की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और रियल टाइम जब आप एग्जाम दोगे तो आपका दिमाग जो है वो अपनी पूरी एफिशिएंसी में चल रहा होगा। यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो मॉक टेस्ट में प्रेशर अंडर करने की, लेकिन जब रियल एग्जाम होगा यही चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी वहां पर भी। इसीलिए आपको 3 मॉक टेस्ट डेली करने ही करने हैं, क्योंकि आप पर और कोई चीज नहीं है अब करने को। 70% से ज्यादा सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है। इससे ज्यादा सिलेबस कंप्लीट भी नहीं करना होता सही बताऊं मेंस में, क्योंकि इतना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपकी 200 मार्क्स तो इजीली आ जाते हैं, और 99 प्लस परसेंटाइल आपकी बननी ही बननी है अगर आपके सारे क्वेश्चन सही होते हैं जो आपने अटेम्प्ट किए हैं। तो इसीलिए आपको और कुछ काम है नहीं पूरे दिन में। तो 3 मॉक टेस्ट हर दिन आप देने बैठो, और 9 घंटे के मॉक टेस्ट होंगे जिनमें आप 2-2 घंटे का गैप दे सकते हो। 2-2 घंटे के गैप में आपको जो है थोड़ा बहुत रेस्ट करना है, खाना पीना खाना जो भी अपना बिल्कुल। जब आप 2 घंटे अपने आप को रेस्ट दोगे, तो उस दौरान जो है अपना दिमाग बिल्कुल पढ़ाई से अलग कर देना है। क्योंकि अगर आप उस टाइम भी अपने दिमाग को इधर ही चलाओगे कि क्या क्वेश्चन गलत हो गया, क्या क्वेश्चन सही हो गया, अगर आप इसी चीज के बारे में फोकस करोगे, तो आपका दिमाग जो और स्ट्रेस में जाता जाएगा। अगर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, तो 2 घंटे में आपको अपने दिमाग को भटकाना होगा किसी और चीज की तरफ। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल थिंग्स के बारे में, जिनकी मैंने शुरू में आपको बात बताई थी कि मॉक टेस्ट जो हम देते हैं और उसका जो एनालिसिस वगैरह पार्ट रहता है, तो जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं उनके अलावा हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे बेसिक नीड है हमारा पानी। 3 घंटे के टाइम में हम प्रेशर में रहते, तो प्यास लगना जायज है। तो इसीलिए आपको जो है एक वाटर बॉटल भी अपने पास में रखनी है, ताकि आपको उठना ना पड़े, बार बार किचन में न जाना पड़े पानी लेने के लिए। तो ये चीज आपको अपने अंदर आदत डालने के, आप एक वाटर बॉटल रख के बैठो बगल में, और अगर आपको बीच में प्यास लगती है या फिर जो भी अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस फील करते हो, तो पानी आप पी सकते हो वहीं के वहीं। इसलिए आपको उठना ना पड़े, बस अपने आप को ऐसा मजबूर कर दो कि आप उस जगह से बिल्कुल उठो ना 3 घंटे के लिए, बिल्कुल हिलना भी नहीं है आपको।
बाकी जब भी आप मॉक टेस्ट देने आते हो तो यार अपने फैमिली मेंबर्स को बोल दो कि घर में आप बिल्कुल शांति रखनी है, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं करना है जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। अगर आपको फोकस होकर पूरी चीज कोई चीज करनी है तो उसके लिए आपका साइलेंस होना बहुत जरूरी है। सो आस्क योर फैमिली मेंबर्स टू मेक पिन ड्रॉप साइलेंस। बाकी यार अपने आप को आदत डालो कि जो आप मॉक टेस्ट देते हो वो एक टेबल और चेयर पर बैठ के मॉक टेस्ट दो। और चेयर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि यार बहुत सॉफ्ट वाली चेयर है, क्योंकि एग्जाम में आपको सॉफ्ट चेयर नहीं मिलती है। एग्जाम में आपको स्ट्रेट चेयर मिलेगी, जिसमें अगर आप थोड़ी देर भी बैठते हो तो आपके पैरों में दर्द होने लगेगा, यानी कि आपकी पीठ में दर्द होने लगेगा। तो आदत डालोगे एक नॉर्मल चेयर पर आप बैठ के एग्जाम दे रहे हो, और जो भी 3 एग्जाम दे रहे हो तीनों मॉक टेस्ट जो है उसी चेयर पर आदत डालो। 20 दिन में यार आपकी आदत ऐसी हो जाएगी कि आपको बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा किसी भी पोस्चर में बैठने में। एंड पोस्चर आपका मेंटेन रहना चाहिए, स्ट्रेट बैक रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये चीज यार बहुत मदद करती है। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है एग्जाम देना पड़ता है और आप आगे झुक जाते हो हर बार मॉक टेस्ट देने के लिए, तो इसलिए आपकी पीठ में दर्द होना जायज है उस टाइम में। अगर आपकी पीठ में या कहीं भी दर्द हो रहा है तो यार आप ना पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाओगे अपने एग्जाम को, तो 100% एफिशिएंसी आपकी नहीं निकल पाएगी। और वो चीज ना हमें 10 से 20 मार्क्स का अ, फायदा नहीं होता, वहां पर हमारा घाटा घाटा ही होता है। 10 से 20 मार्क्स हमारे चले जाते हैं उसी चक्कर में, बस कि हमारे इरिटेशन होती बॉडी में, दिमाग नहीं चलता है, तो स्लो हम प्रोसेस करते हैं चीजों को, और क्वेश्चन जो हम पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं एग्जाम के दौरान। तो इस चीज का हमें खासकर ध्यान रखना है। और बाकी जब भी हम एक अपना रफ वर्क करते हैं तो हमें रफ वर्क को भी बहुत फेयर तरीके से करना है। रफ वर्क को ऐसे नहीं करना है कि बस यार हो गया जल्दी पल्दी, जैसे भी करना है जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं करना है। हमें ऑर्गेनाइज वे में अपना रफ वर्क करना है। और रफ वर्क ऐसे करना है कि एक वाइट पेपर लीजिए, वाइट